प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन लॉ पेपर 1 नोट। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए 60 मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति है। आंसर एनी 5 questions. All questions carry equal marks. The blind candidates will be given 60 minutes extra time. प्रश्न 1। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत करदाता का कर दायित्व उसके निवास स्थान के आधार पर किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? How the tax liability of an assessee is determined with reference to his residence under the income tax. 1961। प्रश्न 2। व्यवसाय तथा पेशे के अर्थ स्पष्ट कीजिए। धारा 28 के अंतर्गत कौन सी आय व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ या अधिलाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है? Clarify the meaning of income from business and profession. According to section 28, which incomes are taxable under the head profit or gain from the business and profession? प्रश्न 3। आयकर अधिनियम के अंतर्गत उन उपबंधों का वर्णन कीजिए जब अन्य व्यक्तियों की आय निर्धारित की कुल आय में शामिल की जाती है। Discuss the provisions of Income Tax Act relating to clubbing the income of other person in assessee's total income. What is the purpose behind these provisions? प्रश्न 4। एक शीर्षक की हानि को अन्य शीर्षक की आय पूरा कर सकती है। इस नियम की व्याख्या करते हुए इसके अपवाद बताइए। Losses of one source can be set off from the income of other sources. Explain the rule and given its exceptions. प्रश्न 5। जहां तक तथ्यों के प्रश्न का संबंध है, अपीलेट ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध किसी करदाता को क्या उपचार उपलब्ध है? The verdict of the appellate tribunal is final so far as the question of fact is concerned. Do you agree with the statement? Where the remedies available to an assessee against the order of the tribunal? प्रश्न 6। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत दोषी करदाता किस प्रकार अभियोजित किया जा सकता है? आयकर अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन संबंधी प्रावधान बताइए। How can defaulter assessee under the Income Tax Act 1961 can be prosecuted? Give provisions relating to prosecution under the Act. प्रश्न 7। आयकर आय पर कर है किंतु सभी आयकर योग्य नहीं है। एक भारतीय नागरिक की 10 कर मुक्त आयों का उल्लेख कीजिए। Income tax is a tax on income but all incomes are not taxable. Enumerate 10 such incomes of an Indian citizen which are exempt from income tax. प्रश्न 8। अर्थदंड के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। Discuss the important provisions of the Income Tax Act with regard to penalties. प्रश्न 9। कर अपवंचन से आप क्या समझते हैं? कर अपवंचन और कर बचाव में विभेद कीजिए। What do you mean by tax evasion? Differentiate the tax evasion and tax avoidance. प्रश्न 10। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। अ स्थायी खाता संख्या, ब पूंजीगत लाभ, स पुनर्निरीक्षण राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 of the following. A permanent account number, B capital gain, C revision. Local self-government including पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2। प्रश्न 1। भारत में स्थानीय स्वशासन का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र को समझाइए। Explain the meaning, nature and scope of local self-government in India. प्रश्न 2। निम्न की व्याख्या कीजिए। अ 73वां संविधान संशोधन, ब 74वां संविधान संशोधन। Explain the following.
A. 73rd Constitution Amendment, B. 74th Constitution Amendment। प्रश्न 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं? इन सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। What do you understand by the expression directive principles of state policy? Discuss these principles। प्रश्न 4, निर्वाचन आयोग के गठन, कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए। Describe the constitution, functions and powers of the election commission। प्रश्न 5, भारत में पंचायती राज प्रणाली सफल रही है या नहीं? मूल्यांकन कीजिए। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल और नॉट? Evaluate। प्रश्न 6, नगर पालिका चुनाव एवं सीट आरक्षण पर आलोचनात्मक लेख लिखिए। Write a critical essay on election and seat reservation in municipalities। प्रश्न 7, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को समझाइए। Explain the doctrine of distribution of power। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। अ, मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। ब, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट। स, प्रशासनिक विवेकाधिकार। Write notes on any two of the following। A. Difference between fundamental rights and directive principles of the state policy। B. बलवंत राय मेहता कमिटी रिपोर्ट। C. Administrative discretion। प्रश्न 9, निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्ति को बताइए। निर्वाचन के समय निर्वाचन आयोग के क्या उत्तरदायित्व होते हैं? Describe the functions and powers of election commission। What are the responsibilities of election commission? अथवा और निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक उपबंधों की विवेचना कीजिए। मताधिकार क्या एक मौलिक अधिकार है? स्पष्ट कीजिए। Describe the constitutional provisions related to election। Is right to vote as fundamental right? प्रश्न 10, नगर पालिका अधिनियम 1961 के मुख्य प्रावधानों को समझाइए। Explain the main provisions of Municipalities Act 1961। मीडिया एंड लॉ पेपर 3। प्रश्न 1, दृश्य और गैर दृश्य मीडिया में क्या अंतर है और दोनों का जनता के मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्णन कीजिए। What is the difference between visual and non-visual media and what is the impact of both on the people's mind? Describe। प्रश्न 2, जनसंचार माध्यमों के स्वामित्व के शासकीय एवं निजी प्रतिमानों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। State the characteristics and pattern of ownership as public and private media। प्रश्न 3, विज्ञापन पद की व्याख्या कीजिए। विज्ञापन और समाचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या विज्ञापन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित होता है? विवेचना कीजिए। Explain the term advertisement। Distinguish between advertisement and news। Is advertisement included within freedom of speech and expression? Discuss। प्रश्न 4, धार्मिक विद्वेष, ईशनिंदा और राष्ट्रद्रोह से संबंधित विधि का वर्णन कीजिए। State the law relating to blasphemy and sedition। प्रश्न 5, प्रेस काउंसिल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रेस परिषद की संरचना और कार्यों की विवेचना कीजिए। Discuss the organization and functions of the Press Council under the provisions of the Press Council Act। प्रश्न 6, के अब्बास विरुद्ध भारत संघ के बाद के तथ्य, विनिश्चय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में प्रतिपादित विधि सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। State the facts, decision and principles of law laid down in the judgment passed by Supreme Court of India in K.A. Abbas vs Union of India case। प्रश्न 7, मजदूरी की दरों का निर्धारण अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत एक कार्यकारी पत्रकार की छुट्टी तथा पारिश्रमिक से संबंधित विधि का वर्णन कीजिए। State the law relating to leave and remuneration, wages, of the working journalist।
under the provisions of the Fixation of Rates of Wages Act 1958। प्रश्न 8, मीडिया ट्रायल न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप और न्यायालय का अवमान हो सकता है। मीडिया द्वारा न्यायालय के अवमान संबंधी विधि की विवेचना कीजिए। ट्रायल बाय मीडिया is an interference with the administration of justice and may lead to contempt of court. Discuss the law related to contempt of court by media। प्रश्न 9, कार्यकारी पत्रकार सेवा संबंधी विधि की व्याख्या कीजिए। क्या ये श्रमिक विधि के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं? विवेचना कीजिए। Explain the law relating to working journalist, condition of service। Are they covered under the purview of labor laws? Discuss। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किन्हीं अ, फिल्म और प्रेस, ब, चट्टा कमेटी की रिपोर्ट, स, रेडियो और टेलीविजन का महत्व, द, समाचार पत्र के मूल्य और पृष्ठ संख्या का विनियमन। Write notes on any two of the following: A. Film and press. B. Report of the Chadda Committee. C. Importance of radio and television. D. Price and pages regulation of newspaper। इंश्योरेंस लॉ पेपर 4। प्रश्न 1, बीमा से आप क्या समझते हैं? भारत में बीमा के विकास को समझाइए। What do you understand by insurance? Explain the development of insurance in India। प्रश्न 2, बीमा की संविदा भविष्य की एक अनिश्चित घटना पर अवलंबित जुआ मात्र नहीं है। बीमा परिकल्पना पर एक संविदा है। इन कथनों का परीक्षण कीजिए। क्या आप इनमें समझौता करा सकते हैं? A contract of insurance is not merely a gamble of an uncertain future event। Insurance is a contract on speculation। Examine these statements। Can you reconcile them? प्रश्न 3, परम सद्विश्वास का सिद्धांत क्या है? इसकी विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। इस सिद्धांत के क्या कोई अपवाद है? बताइए। What is the doctrine of utmost good faith? What are its characteristics? Is there any exception of this doctrine? Explain। प्रश्न 4, जीवन बीमा अनुबंध से क्या तात्पर्य है? इसे परिभाषित कीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। What is meant by life insurance contract? Define it and state its essential elements। प्रश्न 5, जीवन बीमा प्रस्ताव के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। Discuss the factors affecting selection of risk of proposal of life insurance। प्रश्न 6, समुद्री बीमा से क्या अभिप्राय है? समुद्री बीमा पॉलिसियों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? समुद्री बीमा करवाने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। What is meant by marine insurance? What are the various types of marine insurance policies? Explain the procedure of getting marine insurance policy। प्रश्न 7, सामाजिक बीमा की आवश्यकता तथा उसके महत्वपूर्ण तत्वों की विवेचना कीजिए तथा वाणिज्यिक बीमा एवं सामाजिक बीमा से अंतर कीजिए। Discuss the need of and elements on social insurance and distinguish between commercial insurance and social insurance। प्रश्न 8, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा व्यावसायिक बीमारियों के लिए देय प्रतिकर से संबंधित प्रावधानों का विवेचन कीजिए। Discuss the provisions of the Workmen's Compensation Act relating to payment of compensation in respect of industrial accidents and occupational diseases। प्रश्न 9, अग्नि बीमा को परिभाषित कीजिए तथा इसकी अनिवार्यताओं का वर्णन कीजिए। Define fire insurance and discuss its essentials। प्रश्न 10, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए त्रुटि रहित देयता नियम को स्पष्ट कीजिए और पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता से संबंधित प्रावधान बताइए। Throw light on the object of Public Liability Insurance Act 1991। Explain the rule no fault liability
and state the provisions relating to relief to be given to victims.